प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का करारा जवाब। इस वक्त संसद के अंदर जितने भी सियासतदान मौजूद हैं उसमें दो राय नहीं कि भाषण देने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कोई जवाब नहीं। मगर आज जब राज्यसभा में वो राष्ट्रपति के भाषण पर अपना बयान देने, अपना भाषण देने आए तो उसमें सिर्फ उन्होंने सियासी जुमले नहीं किए, उन्होंने तथ्यात्मक आधार पर एक के बाद एक बातों का जवाब दिया। ये जवाब को आज हम अगले 1 घंटे में बहस के पैमानों पर दोनों पक्ष पेश करेंगे आपके सामने। 3 खास मेहमान मेरे साथ जुड़ गए हैं। कांग्रेस की तरफ से डॉक्टर अजय कुमार, बीजेपी की तरफ से जीवीएल नरसिम्हा राव और हमारे साथ मोहम्मद सलीम साहब हैं और आप सबका स्वागत है। मगर आइए सबसे पहले हम सिलसिलेवार तरीके से हर मुद्दे पर जो उन्होंने बयान दिया वो आपको सुनाएंगे, मगर सबसे पहले वो बयान जो उन्होंने अपने भाषण के बिल्कुल अंत में दिया था और जो कि बवाल का सबब बना हुआ है। और वो कौन सा बयान था? मुफ्ती मोहम्मद सैयद के विवादास्पद बयान पर। पहले वो बयान सुनते हैं, फिर हम अपने मेहमानों का रुख करेंगे। जो दुनिया भर में भ्रम फैले हुए थे कश्मीर के बाबत में, इन सारे भ्रमों को निरस्त करने का काम सर्वाधिक मतदान करके कश्मीर के मतदाताओं ने पूरा किया है। और इसलिए हिंदुस्तान जिस बात की वकालत पिछले 50 साल से कर रहा था, उसको थप्पा मारने का काम कश्मीर के नागरिकों ने किया है। और मैं उनका, कश्मीर के नागरिकों का अभिनंदन करता हूं। और हमारा भरोसा कश्मीर के नागरिकों के प्रति है और कश्मीर के नागरिकों के भरोसे के प्रति हम देश की एकता और अखंडता के साथ प्रतिबद्ध ऐसे लोग हैं। और इसलिए मैं फिर एक बार इस सदन के माध्यम से, आदरणीय सभापति जी आपके माध्यम से संपूर्ण राष्ट्र को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि कश्मीर के लिए हिंदुस्तान के सदनों ने जो प्रस्ताव पारित किए हुए हैं उसको लेटर एंड स्पिरिट से फॉलो किया जाएगा, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाएगा। यह मैं विश्वास दिलाता हूं देशवासियों को। 3 खास मेहमान मेरे पास। सबसे पहले जीवीएल नरसिम्हा राव साहब। प्रधानमंत्री का यह बयान खोखला तब हो जाता है राव साहब जब हमारे सामने तेवर दिखाई देते हैं पीडीपी के, जिसमें एक के बाद एक वो न सिर्फ पूरे अफजल गुरु को फांसी दे जाने को न्याय के खिलाफ बताते हैं, बल्कि उनके शरीर के अवशेषों को वापस बुलाते हैं। वो अपना तेवर नहीं बदल रहे हैं। प्रधानमंत्री ने चलिए अपना स्पष्टीकरण दिया, मगर पीडीपी अपना तेवर नहीं बदल रही। वो पीडीपी जिसके साथ आपको साझा सरकार चलानी है। राव साहब, अभिसार जी, तो प्रधानमंत्री ने जो कहा है, मैं समझता हूं इस देश के हर पैट्रियाटिक इंडियन उनके बातों पर उन्होंने जो कहा है उसको विश्वास करते हैं। मुफ्ती मोहम्मद सईद जी का जो बयान था, हमने अपने आप को ये बयान कल ही अलग कर दिया था। उनकी बयान से हम इत्तेफाक नहीं रखते हैं। हमारी जो कोएलिशन गवर्नमेंट की जो कॉमन एजेंडा है, जो एजेंडा फॉर गवर्नेंस है, हम उसी पर उनके साथ हैं। तो उस गवर्नेंस फ्रेमवर्क के बाहर उनके पोजीशन, उनके परसेप्शन अलग हो सकते हैं। इस विषय में, अफजल गुरु के विषय में हमने साफ तौर पर हमने कहा था कि हम अफजल गुरु को एक आतंकवादी है, इस आतंकवादी को कानूनी तहत उनको सजा दिया गया, मौत की सजा दिया गया और इसलिए फांसी की सजा दिया गया। वो भी 11-12 साल के बाद उनकी फांसी हुई है। हम समझते हैं उनके विषय में जो उनके पास सारे कानूनी प्रक्रिया अवेलेबल थे, हम एक आतंकवाद के रूप में उनको मानते हैं। पीडीपी के कुछ एमएलएस कोई अलग राय रखते हैं, हम इससे इत्तेफाक नहीं रखते हैं। हम इनको एक्चुअली उनके बयान से, कांग्रेस के कुछ एमएलएस भी ऐसे ही बयान दिए थे। तो कांग्रेस पार्टी अपने कन्वीनियंस के आधार पर बिल्कुल आपने अहम मुद्दा यहाँ पर उठाया। अपनी आपने बहुत अहम मुद्दा उठाया, बदलती रहती है। डॉक्टर अजय कुमार, अपनी पोजीशन नहीं बदलते हैं। ठीक है डॉक्टर अजय कुमार, सवाल ये है कि प्रधानमंत्री ने तो इस मुद्दे पर स्पष्ट कर दी ना बात अपनी, मगर मैं बताता हूं कि दोहरे मापदंड कांग्रेस के क्या हैं। आज फिर मणिशंकर अय्यर साहब ने उनके फांसी दिए जाने को गलत करार दिया। यही नहीं, मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, और बहुत सीधा सवाल है, इधर उधर मत जाइएगा, सीधा सवाल है, गुलाम नबी आजाद को एक स्वतंत्र इंजीनियर रशीद का समर्थन लेने के लिए आपके 5 विधायकों ने
कांग्रेस के 5 विधायकों ने एक हलफनामे पर मतलब दस्तखत किए थे और वो क्या लिखा हुआ था मैं आपको बताता हूं। Afzal's hanging was a legal issue, but his body should have been returned to his family, and that was a better way to handle it. We also support the resolution by Rashid Sahab in this regard. और क्या आप जानते हैं रशीद साहब का क्या रेजोल्यूशन था? रशीद साहब का यह रेजोल्यूशन था कि द डिमांड फॉर क्लेमेंसी फॉर गुरु वॉज जस्टिफाइड। राज्यसभा में गुलाम नबी आजाद साहब को भेजने के लिए आपने देश विरोधी दस्तावेज पर दस्तखत किए, तो दोहरे मापदंड क्यों है कांग्रेस के? अजय जी। पहले अभिषेक जी, एक तो अजीब स्थिति है। नरसिम्हा राव जी को ये मैं पहले कहना चाहूंगा कि उनकी सरकार है और मुफ्ती मोहम्मद सईद जी जो है जम्मू एंड कश्मीर के बीजेपी और पीडीपी के एक कंबाइंड चीफ मिनिस्टर है। हर चीज, और इस पर हम जवाब आपको स्पष्ट देना चाहेंगे कि आज हमारी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमने उसको एड्रेस किया था। कांग्रेस का स्पष्ट व्यू है कि वो लीगल प्रोसेस के माध्यम से अफजल गुरु हैड finished all his legal options and based on the Supreme Court order, the Congress government pursued the people who attacked the parliament. तो पहली बात है कि पहले हमारी सरकार थी, आप उस पर कोई टिप्पणी नहीं करें। हमारी सरकार ने अफजल गुरु पर जो सजा जो है पूरा प्रक्रिया को जो कंप्लीट किया था, तो वो पहले उस पर जाइए, ऑफिशियल स्टेटमेंट पर जाइए। और जब भी बीजेपी यहाँ तो सरकार है आपकी, यहाँ पर एंटी इंडिया फोर्सेस को आप ऑक्सीजन दे रहे हैं। मापदंड की ओर आपका ध्यान खींच रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं विकार रसूल आपके विधायक थे, उनके हाथ से लिखी गई मैं बात आपको बता रहा हूं, मुद्दे से मत भटकिए। आपके ऑफिशियल स्टेटमेंट और आपकी करनी में बहुत बड़ा फर्क है। सुन लीजिए ना, पहले डॉक्टर साहब, बहुत बड़ा फर्क है, इससे संबोधित कीजिए पहले आप। नहीं, आप समझ नहीं रहे। आज का ऑफिशियल प्रेस, उससे फायदा क्या है अजय जी? आज हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी पार्लियामेंट में, फायदा क्या है ऑफिशियल स्टेटमेंट से? आपके 5 विधायकों ने जो काम किया है वो ट्रीजन है। अफजल गुरु को सजा दिलाना नहीं, सुप्रीम कोर्ट में आपके 5 विधायकों ने जो काम किया है वो देखिए ना क्या मेरे सामने। जो मुफ्ती मोहम्मद सईद जी जो बोल रहे, पहली बात है कि आप कांग्रेस की बात बताइए। मणिशंकर अय्यर, आपके 5 विधायक क्या कर रहे हैं? आप कैसे ट्रीजन, आप अगर नहीं अभिषेक जी, पहले आप अगर हमसे सवाल करते रहेंगे, पहले हमको बोलने का जवाब मौका दीजिएगा ना। पहले हम आपको कह रहे हैं कि आप सुन, 2 मिनट हमको समय दे दीजिए। पहले तो जो विधायक जी ने लिखा था कि अफजल गुरुज रिमेन शुड हैव बीन रिटर्न्ड, वहां ट्रीजन की बात नहीं होती है, वो गलत बात है। वो तो हम लोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी स्पष्ट कर दिया था। मुफ्ती मोहम्मद सईद जो इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर, उनकी सरकार जो है पाकिस्तान और एंटी इंडिया फोर्सेस को समर्थन दे रहे हैं, ऑक्सीजन दे रहे हैं। अमित शाह जी बोलते हैं कांग्रेस को कि चुनाव कहां से लड़ना चाहते हैं, तो अमित शाह जी का पाकिस्तान से चुनाव लड़ना चाहते हैं क्या? और कांग्रेस सरकार ने जो सजा दिलाया था अफजल गुरु को, आप उस पर टिप्पणी नहीं दे रहे हैं। नहीं, हम खींच चुके हैं। अजय कुमार, आपने पात्रा थे इस मंच पर और हमने उनसे सवाल पूछे थे, मगर आज कांग्रेस के दोहरे मापदंड सामने उभर कर आ रहे हैं। आप पूछेगा ना, नहीं कहां आ रहे हैं? हम स्पष्ट कर दिए थे, कांग्रेस ने कहा था कि इस पर उस वक्त का कांग्रेस सरकार ने गंभीरता से विचार लेते हुए यह कहा था कि अफजल गुरु का रिमेंस को देना ठीक नहीं है। ठीक है मोहम्मद सलीम साहब, ठीक है, मैं आपकी बात समझ गया। आप उस मुद्दे को संबोधित नहीं करना चाहते। मोहम्मद सलीम साहब, आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुफ्ती मोहम्मद सईद प्रकरण पर अपना बयान दे दिया, मैं आऊंगा आपके पास, जो बयान दे दिया मोहम्मद सलीम साहब, क्या इसके बाद यह मुद्दा सुलझ जाता है या खुद प्रधानमंत्री के दोहरे मापदंड, उनका जो दोहरी बोल इसमें नजर आती है कि आप गठबंधन तो कर ही रहे हैं मगर फिर इस तरह के बयान दे रहे हैं? बिल्कुल सही। प्रधानमंत्री या बीजेपी या लोकसभा में राजनाथ सिंह जी, ये सब अपना पल्ला झाड़ रहे हैं और कहते हैं उस बयान से हमने दूर किया। एक सरकार उनकी है कोalition, डिप्टी चीफ मिनिस्टर बीजेपी के जो हैं निर्मल सिंह जी, जब ये बयान जारी हो रही थी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, बाजू में वो बैठे थे, उस वक्त वो पल्ला नहीं झाड़े। कहना चाहिए था कि हमारा राय नहीं है। मुख्यमंत्री के रूप में जब वो कहे कि वो कोalition सरकार के पक्ष में कहे। दूसरी बात, प्रधानमंत्री को मुफ्ती जी ने जैसे कहा कि हमने साफ बेटुक कह दिया ये बात, तो जो बयान विवादास्पद कह रहे हैं आप,
आज प्रधानमंत्री जो बात कह रहे हैं कि से हमारे नागरिक को देना चाहिए जम्मू कश्मीर का, हमारे सुरक्षा बल को, हमारे इलेक्शन कमीशन को, जम्मू कश्मीर के पुलिस को, ना के सरहद पार के लोगों को, तो उस वक्त क्यों नहीं प्रधानमंत्री ये कहे एक कि नहीं हमसे ऐसे कोई बात नहीं हुई, या अगर हुई तो प्रधानमंत्री क्या कहे वो सदन को बताना चाहिए, या खामोशी इख्तियार कर लिए। जीवीएल मुझे एक बात बताइए, कभी कभी तो अपनी छाती को दिखाना चाहिए। ठीक है, भाषण से तो नहीं होगा। ठीक है, भाषण से। जीवीएल मेरा एक सीधा सवाल है आपसे, मुझे एक बात बताइए, पल्ला आप एक सियासी विवाद से झाड़ते। अजय जी मैं आऊंगा, मैं आपके पास आऊंगा। जीवीएल मुझे एक बात बताइए, पल्ला आप एक सामान्य सियासी विवाद से झाड़ते हैं, आप पल्ला उस मुद्दे से नहीं झाड़ते हैं जिसमें सेना की तौहीन की गई हो। पाकिस्तान को आप क्रेडिट दे रहे हैं, आतंकवादियों को आप क्रेडिट दे रहे हैं, हुर्रियत को क्रेडिट दे रहे हैं जिनकी कोई हैसियत नहीं है कश्मीर के अंदर, उन्हें आप क्रेडिट दे रहे हैं। पल्ला आप इससे नहीं झाड़ते हैं, यह चीज ऐसी थी जिसमें सेना की तौहीन की गई है। जीवीएल साहब आप पल्ला झाड़ने की कैसे बात कर रहे हैं? अभिसार जी, अभिसार हमने इस विषय में यदि आपने एजेंडा फॉर जो फ्रेमवर्क फॉर गवर्नेंस जो हम दोनों ने साइन किया था उसको यदि देखेंगे, उसमें ही स्पष्ट रूप से ये लिखा गया कि हमारी परसेप्शंस, हमारी पोजीशंस, हमारी विचारधारा उनकी विचारधारा कहीं मेल नहीं खाते हैं। हम दोनों कई विषयों पर हमारी समानता नहीं है, पर उसके बावजूद जो वहां जो कश्मीर में जो परिस्थितियां हैं, जम्मू कश्मीर में जिस प्रकार की कुछ भी करेंगे से मिला, मतलब राव साहब बजट में लोग ये वोट किया ऐसी था, पार्टी है उसके बाद सरकार बनाने का अवसर, इसके अलावा कोई सरकार नेशनलिज्म पर लेकिन अभिसार जी आप लोगों को नेशनलिज्म पर सर्टिफिकेट बांटते फिरते हैं। आज आपके दोहरे मापदंड यहां दिखाई देते हैं। ये बिल्कुल गलत आप कह रहे हैं। ये सबसे बड़ा तमाशा है देश के साथ। बिल्कुल अभिसार जी, सबसे बड़ा तमाशा है भारतीय जनता पार्टी है जो राष्ट्रवादी का जो सर्टिफिकेट देना बंद कर लीजिए। नहीं रखते हैं। हाँ, हम आप तमाशा कर दिया, कांग्रेस पार्टी तमाशा करती है। ठीक है, आपको खुश होना चाहिए, कांग्रेस पार्टी को खुश होना चाहिए। आप राव साहब राष्ट्रवादी 370 आप भूल गए। 370 लालच सेना बल की जो मनोबल है, सत्ता के लोग में आप सत्ता में रहने में इतने इच्छुक हैं, आपने सेना का मनोबल पस्त कर दिया है। कोस्ट गार्ड आपने सेना का मनोबल पस्त किया है। पाकिस्तान का पोजीशन मुफ्ती मोहम्मद शहीद ने कहा था कि हमने प्रधानमंत्री से बात की, हमें ये मुफ्ती मोहम्मद शहीद जी ने कहा था कि हमने प्रधानमंत्री जी से ये बात कही। ठीक है। अच्छा एक मिनट अजय मुझे एक बात बताइए, मुझे एक बात समझा दीजिए। एक मिनट राव साहब, आपके बयान में ज्यादा अंतर नहीं दिखता है वैसे। हाँ, आपकी भाषा ही बोल रहे हैं वो। किसकी भाषा बोल रहे हैं? आप एंटी नेशनल फोर्सेस को ऑक्सीजन दे रहे हैं राव साहब। आप अच्छा एक बात बताइए मुझे अजय जी को ऑक्सीजन दे रहे हैं, आप दे रहे हैं पाकिस्तानी। एक मिनट राव साहब, कांग्रेस पार्टी ने जी बोलिए, कोस्ट गार्ड अभिषेक जी हाँ बोलिए। तो राव साहब को थोड़ा सा 2 मिनट के लिए राव साहब पहले अभिषेक जी को बोलने दीजिए। ठीक है। कोस्ट गार्ड के बारे में भी आपने कोस्ट गार्ड के बारे में मुद्दा भटक जाए, बारे में कोस्ट गार्ड के बारे में भटक जाए, कोस्ट गार्ड पर भी आपने स्पष्ट नहीं किया। ठीक है, और अभी आप तो खुलेआम, एक मिनट, आपके मुख्यमंत्री खुलेआम पाकिस्तान को धन्यवाद दे रहे हैं। आराम से, आपके मुख्यमंत्री पाकिस्तान को धन्यवाद दे रहे हैं। अजय जी इतना एक्साइट मत होइए, मेरा बहुत सीधा सवाल है। नहीं, क्योंकि मेरा सवाल आपसे क्या है, मुझे और मेरे दर्शकों को ये समझा दीजिए। आज आपने ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया, मुझे बात समझ आती है। आज आपने ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया, मुझे बात समझ आती है। मुझे एक बात बता दीजिए, गुलाम नबी आजाद साहब की राज्यसभा की सीट के लिए आपके 5 सांसदों ने इंजीनियर राशिद के बयान से आपने क्यों इत्तेफाक जाहिर किया, उससे हां में हां क्यों मिलाया, जिसमें सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट की तौहीन थी? क्योंकि उसमें यह कहा गया था कि यह ट्रैवेस्टी ऑफ जस्टिस है। सुप्रीम कोर्ट की तौहीन थी एक राज्यसभा सीट के लिए। देखिए अभिषेक जी पहली बात है कि देखिए जो भी सीनियर लीडर जो सरकार में थे उस वक्त के कांग्रेस सरकार ने जो निर्णय लिया था, देश के हित में जो निर्णय लिया था, वो उचित था, सही था। अब बीजेपी को इतनी हिम्मत नहीं होगी जो निर्णय कांग्रेस सरकार ने लिया होगा, वो तो आतंकवादी लोग को ऑक्सीजन दे रहे हैं, वो तो अलग बात है। लेकिन
उस वक्त अगर किसी को एतराज होना था तो समय था उसी वक्त एतराज अपना एतराज जी, मैं आपसे क्या सवाल पूछूं? स्टेटमेंट ऑफिशियल आप स्टेटमेंट दूसरी बार सवाल को दोहरा कर रहे हैं। आप कहां जा रहे हैं? आप, मैं आपसे क्या जवाब सवाल कैसे पूछ नहीं रहा रहा? हूं? कांग्रेस नहीं आप गुमराह कर रहे हैं। आप तो नहीं अभिषेक जी, हमने कहा कि अगर किसी को विरोध प्रकट करना था, जो भी बड़े ठीक है। लीडर थे उस वक्त सरकार में थे, तो उस वक्त ठीक है। प्रकट करने के समय था। ठीक है, निर्णय लिया गया था कि देश के हित में। मुझे आप पहले हमारे- बताइएगा कि कांग्रेस सरकार ने अफजल गुरु के समस्या में जो कार्रवाई की देश के हित में की है। चलिए, और दूसरी बिल्कुल बात ठीक, मगर सच तो यह है कि दोहरे मापदंड भी दिखाई देते हैं। मुझे वहीद मुगल साहब की वो टिप्पणी, वो शेर याद आता है कि शर्म तो तुम्हें मगर आती नहीं, आ भी जाए तो शर्माती नहीं। बहरहाल, हमने बहस की, प्रधानमंत्री ने जो मुफ्ती मोहम्मद सईद विवाद पर अपना बयान दिया, अब जमीन के मुद्दे पर देखने की सलाह उन्होंने दी। प्रधानमंत्री मोदी ने उन सवालों का भी जवाब दिया जिसमें उनकी सरकार पर काम नहीं करने और चर्चा ज्यादा करने के आरोप लग रहे हैं। प्रधानमंत्री ने आधार, मनरेगा और सड़क निर्माण का उदाहरण पेश किया और दावा किया कि उनके 9 महीने की तुलना में यूपीए कहीं नहीं ठहरता। जमीन पे कुछ नजर नहीं आता है। मोदी जी की बात तो बहुत अच्छी है, मोदी जी सोचते अच्छा है, लेकिन जमीन पर कुछ नजर नहीं आता है। मैं अपने साथियों को कहना चाहता हूं, अब लंबे अरसे तक सत्ता में रहे और सत्ता का एक नशा होता है, भगवान करे हम बच जाएं। और जब सत्ता का नशा होता है तब सर काफी ऊंचा रहता है, और जब सर ऊंचा रहता है झुकने की आदत छूट जाती है, और जब झुकने की आदत छूट जाती है तब जमीन दिखती नहीं। और इसलिए जितना झुकोगे उतना ही जुड़ोगे। और इसलिए मैं जो जमीन की बात पूछना चाहते हैं उनको कहना चाहता हूं, काम कैसे होता है। रेलवे सरकार की, हाईवे सरकार के, लेकिन दोनों के बीच इतना टकराव चलता था कि 350 से अधिक प्रोजेक्ट हाईवेज के रेलवे मंजूर नहीं करती थी, और रेलवे के प्रोजेक्ट हाईवे मंजूर नहीं करता था। किसी को रोड क्रॉस करके रेल ले जानी है और किसी को रेल क्रॉस करके हाईब्रिड ओवरब्रिज बनाना है। 350 और कई सालों से हम आए, हमारे ध्यान में आया, हमने दोनों डिपार्टमेंट को बिठाया, साइलो को खत्म किया, दोनों के बीच एमओयू किया, और मुझे आज खुशी है इसका ऑनलाइन पोर्टल बना है, ऑनलाइन क्लियरेंस दिया जाता है। 350 सालों से अटके हुए सारे प्रोजेक्ट क्लियर हो गए दोनों डिपार्टमेंट में, और कोई भी प्रपोजल आएगी 60 दिन में क्लियर करना तय कर दिया गया। 60 दिन के भीतर जो काम अभी प्रोसेस में है, आज सिर्फ 22 प्रोजेक्ट हैं जो प्रोसेस में है। ये है गुड गवर्नेंस, ये है काम होना। आप देखिए, मैं जरा आपको हिसाब देता हूं जमीन पे क्या होता है। 2000 यूपीए के समय की मैं बात करता हूं, पर डे 7.4 किलोमीटर का हाईवे का अवार्ड होते थे, और 5.2 किलोमीटर पर डे अचीव होता था। हमारे 9 महीने का हिसाब दे रहा हूं जी, आनंद जी, हम पर डे 18 किलोमीटर का अवार्ड देते हैं, और अब तक का रिपोर्ट है 10.1 किलोमीटर पर डे हम अचीव करते हैं। डबल काम कैसे चलता है, सरकार नीचे जमीन पर कैसे दौड़ती है। रेलवे 2013-14 न्यू लाइन यूपीए 390 किलोमीटर, न्यू लाइन 9 मैन एनडीए 2 410 किलोमीटर। 2013-14 गेज कन्वर्जन 585 किलोमीटर, 9 महीने हमारे 700 किलोमीटर। यूपीए डबलिंग 675 किलोमीटर, हमारा 810 किलोमीटर।
कहने का तात्पर्य ये है कि अगर हम जमीन के साथ जुड़े तो जमीन पे क्या चल रहा है वो अपने आप पता चलने लग जाएगा, ये मुझे पूरा विश्वास है। तो आपने तर्क सुने प्रधानमंत्री की। मोहम्मद सलीम साहब, प्रधानमंत्री ने बाकायदा सबूतों के साथ तर्क पेश किए कि उनके 9 महीने में क्या हो रहा है और यूपीए के वक्त क्या हुआ था। तो क्या प्रधानमंत्री की इस बयान पर विश्वास होना चाहिए या तर्कों के साथ कुछ खिलवाड़ किया है इस बार उन्होंने? आप अगर देखेंगे रेल बजट और जनरल बजट, उसमें बहुत सी शक की गुंजाइश है कि जो भाषण दिया गया और आंकड़ों में जो निकल रहा है, दोनों में अंतर है। मैं प्रधानमंत्री जी कुछ गलत बात बयान किया ऐसे मैं नहीं कहता हूं, लेकिन 1 साल के साथ 9 महीने की तुलना किए। आपको ये मालूम होना चाहिए कि मैं कोई यूपीए सरकार का समर्थक नहीं था, यूपीए 2 का, लेकिन 13-14 के में भी वो आखिरी 3 महीना जो है वो चुनाव का मामला था, कोड ऑफ कंडक्ट में थे। और इधर जो 9 महीने की बात कर रहे हैं ये पूरा 1 साल का है, क्योंकि 1 साल में 9 महीना यूपीए सरकार, 3 महीना यूपीए सरकार थी या कोई सरकार नहीं थी और एनडीए सरकार थी 3 महीने। मगर तथ्यों पे बात कही है प्रधानमंत्री ने, आप भी मानते हैं? 300 किलोमीटर बेशक प्रधानमंत्री खुद, ये जो सराहने की बात है, सुन लीजिए, आप सुन लीजिए। प्रधानमंत्री पहले जो बात किए थे 15 अगस्त को, वो सराहने वाली बात थी कि जो इंटर डिपार्टमेंटल जो कोऑर्डिनेशन है हमारे मुल्क में, ये जो सामंती सोच है कि सबके अपनी अपनी जिम्मेदारी को रक्षा करना चाहते हैं, राज्य सरकार, केंद्र सरकार, जिला परिषद, म्यूनिसिपैलिटी या स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट की भी अलग अलग विंग, जो वो सरफेस ट्रांसपोर्ट और रोड्स के बारे में और रेल के बारे में कहें, तो उसको कोऑर्डिनेटेड इफेक्ट में एक तो टाइम बाउंड तरीके से जो किया जाए, ये अच्छी काम है, इससे गति आती है और वो काम अगर किए तो वो बधाई के पात्र है। लेकिन आप अगर ये देखेंगे आंकड़ा जो दिखाया जा रहा है, सीपीआईएम तारीफ कर रही है बीजेपी की, पैरामीटर में भाषण जीवीएल नरसिम्हा राव साहब, आपके चेहरे पे मुस्कान थोड़ी और बड़ी हो सकती है। अजय जी, खुद मोहम्मद सलीम साहब उन तथ्यों को कॉन्टेस्ट नहीं कर रहे। आप नहीं मानेंगे कि प्रधानमंत्री ने तथ्य सामने पेश किए हैं और उन तथ्यों का जवाब नहीं है संभवतः आपके पास? देखिए अभिषेक जी, पहले तो मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी का सलाहकार उनको गलत आंकड़े दे रहे हैं। छोटा सा उदाहरण है, जीडीपी बोलते हैं कि 7.5% ग्रोथ हुआ है, लेकिन सर्विस इंडस्ट्री में ग्रोथ कमी हुई है, मैन्युफैक्चरिंग में कमी हुई है, हर चीज में। तो ये तो एक अजीब जो है किसी तरह का मैजिक चल रहा है, जैसे कि सरकार के फेमस मैजिशियन जो होते वैनिशिंग ट्रिक है। आंकड़े जो पूरे मार्केट में भी और इकोनॉमिक्स भी ताजुब है कि किस तरह से आंकड़े आ रहे हैं, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग अजय जी, आज जो आंकड़े उन्होंने पेश किए थे जीडीपी कि भाई रेल के पटरी में कितना काम हुआ है, सड़कों पर कितना काम किया है, मैं कह रहा हूं कि आप उन आंकड़ों को कॉन्टेस्ट करेंगे? उस पर हम चर्चा करेंगे अभिषेक जी। हाँ, तो उनको सलीम साहब ने ठीक कहा था, आपने सलीम साहब का स्टेटमेंट को घुमा लिया था। आप देख लीजिएगा कि ब्रॉड गेज के, मेरे पास नंबर है कि ब्रॉड गेज का 390 किलोमीटर, इनका 412 किलोमीटर, ये 12 महीने का दे रहे हैं, ये 9 महीने का दिखा, यूपीए का 9 महीने था। ब्रॉड गेज का 585 किलोमीटर, ये 700 है, वो 12 महीने, एनडीए का 12 महीने का आंकड़े हैं, हमारा 9 महीने के हैं। आधार कार्ड देख लीजिए, आप बोलते कि 8 लाख को आपने जोड़ दिया, 700 मिलियन, 70 करोड़। आधार बनाया कौन है? राव साहब, इतने हंसने की कोई आवश्यकता नहीं है। आधार आपने पूरा देश में जिस तरह से रफ्तार से आधार को हम लोग ने लागू किया, पहले तो यूपीए को श्रेय तो मैं जानकारी दूंगा आपको, ठीक है अजय जी, आप बात कह चुके हैं, आपने बहुत ही वाजिब मुद्दा उठाया। राव साहब, क्या एक बार फिर आंकड़ों को सुविधावादी अंदाज में पेश किया यहाँ प्रधानमंत्री ने, जैसे अजय जी पेश कर रहे थे, यहां पर बात रख रहे थे, क्या एक बार फिर आंकड़ों के साथ खिलवाड़ किया प्रधानमंत्री ने, राव साहब? नहीं, पहली बात अभिषेक जी, जो उन्होंने जो संख्या, जो उन्होंने जो भी आंकड़े जो प्रस्तुत किए थे, वो एवरेज पर डे अचीवमेंट्स बता रहे थे। एक दिन में आपने इतने किलोमीटर का, आपने 18 किलोमीटर का सैंक्शन दिया था, केवल 7 किलोमीटर के हाईवे आपने प्रतिदिन बनाए, प्रतिदिन। हमने 9 किलोमीटर बनाए, आपने केवल 5 किलोमीटर बनाए।
तो इसलिए मतलब 7.5 किलोमीटर का उनका सैंक्शन था, उन्होंने मात्र 5 किलोमीटर बनाए। हमने 18 का दिया था सैंक्शन, 9 का बनाया। आपसे दुगना संख्या। और जो सलीम जी कह रहे थे, दुगना संख्या, एक बात जोड़ना चाहूंगा, आपकी दुगनी संख्या वो पर डे की बात कर रहे थे, सबसे पर डे की बात कर रहे थे अभिषेक जी। यही प्रॉब्लम है। आंकड़े जो सरकारी आंकड़े हैं, सरकारी आंकड़े जो है, सरकारी आंकड़े जो रिपोर्ट में आते हैं, ज्यादा काम होता है। नहीं राव जी, आपने बोलिए। अभिसार जी मुझे बोलने दीजिए, हाँ, बोलिए थोड़ा। नहीं होता है, आपको कोई ज्ञान, आपको कोई जानकारी नहीं है। अजय एक मिनट, अजय जी बात पूरी करने दीजिए उनको। राव साहब, अजय जी बात पूरी करने दीजिए। बात करिए अजय जी एक मिनट, आप पार्लियामेंट करने दीजिए। अब मेरी बात पूरी होने दीजिए। बोलिए। नहीं देखिए, प्रतिदिन की जो आंकड़े हैं, प्रतिदिन जो हाईवे बनाए हैं, ये आपके कामकाज से कम दुगना है। तो ये एक इम्पोर्टेंट विषय है। रोड हाईवेज में हो या रोडवेज में भी आपसे कई ज्यादा संख्या में हमने पर प्रतिदिन हमने गेज कन्वर्शन हो, डबलिंग हो, इन सारे विषयों में यूपीए से हमने अच्छे काम किया है। और दूसरा, सरकार की लास्ट ईयर में सबसे ज्यादा काम होता है। इसलिए मोहम्मद सलीम जी माने ना माने, सरकार जब बाहर जा रही है इस प्रकार की ज्यादा काम करके वोट बटोरना चाहती है। बिल्कुल। लेकिन और जब बावजूद इसके क्या एक किस्म का पॉलिसी पैरालिसिस था, एक किस्म का पॉलिसी पैरालिसिस था। और इस बात के सबूत खुद प्रधानमंत्री कार्यालय में काम करने वाले लोगों ने दिए हैं, कांग्रेस से जुड़े सियासतदानों ने दिए हैं किताबें लिखकर। और ये तो आखिरी 2 साल की एक हकीकत रही है। यही वजह है कि कांग्रेस 44 सीटों के गौरवशाली आंकड़े पर आकर टिक गई थी। बहरहाल अब हम रुख करते हैं प्रधानमंत्री के अगले बयान पर, जो उन्होंने कॉर्पोरेट्स के बारे में दिया था। उन्होंने कहा था कि मेरी सरकार कॉर्पोरेट्स के लिए नहीं है, गरीबों के लिए है। क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए हमारा हिंदुस्तान का गरीब तरस रहा है, झुग्गी झोपड़ी में रहने वाला तरस रहा है। क्या हम स्वच्छता नहीं दे सकते? और उस अभियान को जब मैं चलाता हूं तो मैं उस गरीब की आवाज सुनता हूं, माताओं बहनों के सम्मान की बात करता हूं। जनधन योजना, इस देश के गरीब के बैंक अकाउंट खुले, क्या ये कॉर्पोरेट का कार्यक्रम है क्या? जनधन योजना, प्लीज, जनधन योजना, ये गरीबों के बैंक के खाते खुले, ये न अमीरों का कार्यक्रम है, न कॉर्पोरेट वर्ल्ड का कार्यक्रम है। स्कूल में टॉयलेट, ये कौन सी स्कूल है जहां गरीब के बच्चे जाते हैं? सरकारी स्कूल जो गरीब के बच्चे जाते हैं, झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले बच्चे जाते हैं, ड्राइवर का बेटा जाता है जिसको अब एस्पिरेशन है बच्चों को पढ़ाना है, टॉयलेट नहीं है। प्रधानमंत्री ने लंबा चौड़ा बयान दिया था और भी योजनाएं गिनाई थी, मगर हम इस बहस को आगे बढ़ाना चाहेंगे। अजय जी मुझे बात बताइए, क्या यह नाइंसाफी नहीं है अगर आप कहते हैं सरकार कॉर्पोरेट्स के लिए काम करती है? क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुरुआत से कहा है कि मेरी सरकार गरीबों के लिए, और वो बाकायदा ये योजनाएं गिना रहे हैं, ये सरकार की प्राथमिकता में ऊपर है। आप इसे कैसे नजरअंदाज कर सकते हैं? अच्छा, तो आप हमको 3 मिनट शांतिपूर्वक हम पूरा अपने बात आपको रखेंगे। 3 मिनट नहीं, 1 मिनट, 3 मिनट टाइम नहीं मेरे पास, 1 मिनट में बात पूरी कीजिए। उसमें 23 करोड़ लोग का जो बैंक खाते खुल गए थे। एक मिनट ना, अच्छा 1 मिनट। जनधन योजना का पहले पुराना नाम था स्वाभिमान योजना, उसमें 23 करोड़ अकाउंट खुल गए थे, लेकिन ये बोलते 8 करोड़ खुल गए। उसमें से 17 करोड़ सरकार ने खर्च किया था, 1700 करोड़ खर्च किया था अकाउंट खोलने में, लेकिन 7000 करोड़ जो है एक गुजरात के बहुत बड़े उद्योगपति को ऑस्ट्रेलिया में एसबीआई ने लोन दे दिया। उस पर बाजी में तो आप बोलिएगा किसके फायदा हो रहा है? स्वच्छ भारत अभियान जो है पहले निर्मल भारत अभियान था, टॉयलेट और सोशल सेक्टर में और कटौती हुई। स्कूल में जो टॉयलेट की बात प्रधानमंत्री जितने जोरदार ढंग से पेश कर रहे हैं, वो सर्व शिक्षा अभियान का एक मैंडेटरी थिंग था। 75% तो यूपीए सरकार ने कर चुके हैं। तो हमको समझ में नहीं आता है कि कम से कम एनडीए सरकार जो है, लगता है कि देश पैदा हुआ है जिस दिन ये लोग सरकार पर आ गए। 70% स्कूल्स के प्राइमरी स्कूल्स में 100%, 90% के ऊपर यूपीए सरकार। जवाब दीजिए। दूसरी बात है राव साहब, भारत में गरीबी सबसे ज्यादा कम हुई है 10 साल में। दुनिया में 50% गरीबी रिडक्शन यूपीए सरकार है। हकीकत के साथ थोड़े से सेलेक्टिव हो रहे हैं, ऐसा आरोप है आप पे। आज अभिसार जी जो प्रोग्राम, इनको शांत से सुनने के लिए कह दीजिए। पहले मैं कहता हूं, जो प्रोग्राम का नाम ये अजय कुमार ले रहे हैं, ये सारे प्रोग्राम वाजपेयी के कार्यकाल में स्टार्ट हो गए थे।
तो ये इसी बात का डिटेल मोदी जी ने आज अपने बयान में, अपने भाषण में कहा है। और इसके अलावा क्या कोल ऑक्शंस में इस सरकार के सक्सेस के कारण 19 ब्लॉक्स को कोल एलोकेशन से 1 लाख करोड़ से ज्यादा आया, तो किस पार्टी ने सारे कंपनी से एक तरह की साजिश के तहत, क्या ये सारे कोल ब्लॉक कोल स्कैम में क्या कांग्रेस पार्टी का हाथ नहीं था? क्या कांग्रेस पार्टी ने क्रोनी कैपिटलिज्म और कॉर्पोरेट्स को बढ़ावा नहीं दिया था? क्या आपने जवाब दीजिए अजय, कोयला को लेकर सामना करना पड़ा है। कोल ऑप्शंस कम से कम एक क्रांतिकारी योजना दिखाई देती है, ऑन द फेस वैल्यू एक क्रांतिकारी योजना दिखाई देती है। नहीं, पहली बात है, देखिए एक चीज है, आप अगर कोल ऑप्शन के सभी कोल ब्लॉक का छत्तीसगढ़ का निकाल देंगे, आप मध्य प्रदेश का निकाल देंगे, तो आपने देखा होगा कि इनके सरकार, एक मिनट राव साहब हमको कंप्लीट करने दीजिए। कोल ऑप्शन में देखिए एक चीज है, आप हैं इसलिए मैं नहीं, आप इसलिए कि आप बेल्लारी पूरा कर्नाटक का भूगोल आपने बदल दिया, बेल्लारी लेके राव साहब, येदियुरप्पा जी के सरकार ने भूगोल ही बदल दिया, बाकी तो छोड़ दीजिए। आपने पूरा चुनाव कॉर्पोरेट के दम से लड़ा है, और जो भी फायदा है बजट में 25%, और 25% ने आपने कॉर्पोरेट को बजट में जो फैसला दिया, सोशल सेक्टर में सब कटौती कर रहे हैं, फिर बोलते हैं आप गरीब के साथ हैं, किसान के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हैं। नहीं तो उन्होंने योजनाएं तो गिनाई अजय जी, वो योजनाएं तो गिनाई हैं उन्होंने कि नहीं हो जाएंगे। चलिए मेरे साथ प्रेम शुक्ला भी जुड़ गए हैं। प्रेम शुक्ला साहब, मैं जानता हूं कि भूमि अधिग्रहण बिल को लेकर शिवसेना की नाराजगी थी, मगर आज जिस तरह से प्रधानमंत्री ने अपना पक्ष रखा और कहा कि मेरी सरकार कॉर्पोरेट्स के लिए नहीं है, गरीबों के लिए है, तो क्या भूमि अधिग्रहण को लेकर कम से कम आपकी नाराजगी दूर हो गई है या वो बदस्तूर जारी है? नहीं, जब तक भूमि अधिग्रहण कानून में जो आशंकाएं व्यक्त की गई हैं शिवसेना द्वारा, एनडीए के अन्य पार्टनर्स द्वारा, उन आशंकाओं का निराकरण कानून का जो ड्राफ्ट होगा उसमें नहीं हो जाता, तब तक शिवसेना पक्ष प्रमुख आदरणीय उद्धव ठाकरे जी ने आज भी स्पष्ट कहा है, भाई एक आपका काम करने का तरीका होता है, एनडीए में भूमि अधिग्रहण विधेयक पर चर्चा होनी चाहिए थी। एनडीए की बैठक ही नहीं आहूत हुई, हम सब ने मिलकर संयुक्त चुनाव लड़ा है, संयुक्त चुनाव लड़ने के बाद हमको संयुक्त जनादेश है, संयुक्त जनादेश में आप कोई कानून बनाते हैं, भूमि पुत्रों को लेकर श्रोमणी अकाली दल के पास भी अपनी बातें हैं, रामविलास पासवान जी के दल की भी अपनी बातें हैं, शिवसेना की अपनी बातें हैं, आप उनको विश्वास में लिए बिना यदि ऐसा कोई कानून बनाते हैं जो हमारे जैसे लोगों को भी लगता है कि यह निश्चित तौर पर किसान विरोधी है, शिवसेना जो पार्टी भूमिपुत्रों की लड़ाई से जन्मी हो, वो भूमिपुत्रों का सारा अधिकार छीन लिए जाने को बिना आप उसको विश्वास में लेकर कोई कानून बनाते हैं तो निश्चित तौर पर इस तरह गतिरोध उत्पन्न होंगे, जीवीएल नरसिम्हा राव साहब उत्पन्न होने पाए, ऐसे में कोई इस तरह की मैं बात समझ गया, प्रेम आपकी बात समझ गया मैं। जीवीएल नरसिम्हा राव साहब, मुझे एक बात बताइए, आप तो अपने सहयोगियों तक को विश्वास में नहीं ले रहे हैं, ऐसे में अगर प्रधानमंत्री कहते हैं कि मैं संबोधित करूंगा, अगर कोई चीजें हैं तो एंटी किसान नहीं होनी चाहिए, मगर जब आप अपने सहयोगियों को ही विश्वास में नहीं ले रहे हैं, जिसकी मिसाल एबीपी न्यूज में अभी दिखाई दे रही है प्रेम शुक्ला के लहजे से, तो आप किस तरह से उम्मीद करें, किस तरह से विश्वास करें आप पर? अभिसार जी, मुझे इस बात को सुनकर आश्चर्य हो रही है कि इस बात पे चर्चा नहीं हुई है। ये चर्चा कैसे नहीं हो सकती है? प्रेम शुक्ला जी, ये एक ऑर्डिनेंस पास किया है। ऑर्डिनेंस पारित तब होता है जब कैबिनेट के अंदर इसकी चर्चा हो और कैबिनेट इसको रिकमेंड करती है, तभी राष्ट्रपति के पास जाती है उनकी अनुमति के लिए। तो इसलिए इस पे चर्चा नहीं हुआ, ये कैबिनेट के पास इस सारे मंत्रियों के पास जानकारी नहीं थी। मैं समझता हूँ कि एनडीए की कोई बैठक आहूत ही नहीं हुई है, ये तो आफ्टर थॉट है। और लेकिन क्या कैबिनेट में चर्चा हुआ है इस पे? संगठन के साथ एनडीए की बैठक कैबिनेट पे इस पर चर्चा हुआ है? यदि कोई प्रधानमंत्री नहीं, राव साहब कह रहे हैं सदन में, लोकसभा में, प्रेम शुक्ला साहब, कैबिनेट में चर्चा हो चुकी है इस पे, चर्चा हुए बिना भी आता है। अभिषेक जी, नहीं, एनडीए एक फोरम है और गवर्नमेंट अलग, कैबिनेट अलग फोरम है।
आज जो एनडीए में आपत्ति है अपने आपकी, पार्टी के आपके जो सहयोगी दल है क्या उसके उनको बारे में विश्वास क्या में लेना, कैबिनेट में क्या ये चर्चा सरकार नहीं अपना हुई है? उत्तरदायित्व क्या नहीं नहीं हो समझती? सकती थी? ये आदरणीय राव साहब उद्धव देख रहे हैं ठाकरे आप? का प्रश्न है। राव साहब ये एक अध्यादेश को सियासी लेकर, मुद्दा है, अध्यादेश को लेकर ये एक सियासी मुद्दा है जहां आपको चर्चा अपने हुई है। सहयोगियों को विश्वास में लेना पड़ेगा। और प्रेम शुक्ला के तेवर से स्पष्ट हो जाता है कि कोई भी आपका सहयोगी इसको लेकर सहज भाव में नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, पूरे हाउस को अभिसार जी, भारतीय जनता पार्टी और सरकार, पूरे सदन को, सभी राजनीतिक दलों को इस विषय में यदि उनके मन में कुछ भी इस प्रकार की कोई शंका हो, प्रधानमंत्री जी ने खुद कहा है सदन पर, क्या इसमें ऐसा कोई भी प्रावधान हो जिससे आप कह सकते हैं कि ये किसान के हित में नहीं है, किसान विरोधी है, आप बता दीजिए। और क्या इरिगेशन प्रोजेक्ट, सिंचाई के लिए क्या भूमि की जरूरत नहीं है? चलिए मेरे पास इतना ही वक्त है, मगर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो स्पष्टीकरण दिए कई मुद्दों पर, क्या उससे आशंकाएं दूर होंगी? बड़ा प्रश्न ये है।